Hello guys, so today's topic is coordination compounds. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ना, K3 ब्रैकेट FeCN6 ब्रैकेट क्लोज, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, जिसके अंदर ये जो K3 है, दिस इज अ काउंटर आयन, एंड जो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। जो इसके अंदर मेटल दिया हुआ होता है, जिससे हमारे लिगेंड्स, मतलब ये लिगेंड्स होते हैं, and this is the central metal atom. ठीक है, so this is like some of the examples. इसके अंदर काउंटर आयन यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे Cl अगर होगा तो वो यहाँ अटैच होगा, एंड बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, नाउ दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन कि क्या क्या होता है। अभी हम फर्दर जब प्रोसीड करेंगे, सो वी विल लर्न अबाउट द लाइक द डिटेल कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। नाउ जो ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, ये आपने ऊपर कंपाउंड्स पढ़े, दीज आर एडिशन कंपाउंड, जिसके अंदर दो तरीके की कैटेगरी होती है। वन इज डबल सॉल्ट एंड अदर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होता है? एज अ कंपाउंड होल की प्रॉपर्टी लूज करके सोल्यूशन में इंडिविजुअल आयन की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कार्नलाइट है, ठीक है, कार्नलाइट क्या है? KCl.Mgcl2.6H2O, दिस इज नोन एज कार्नलाइट, ये एक डबल सॉल्ट है। तो इसमें जब इसमें जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये ना इंडिविजुअल आयन की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, नॉट कि ये एज अ होल अपनी सारी प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो ये सोल्यूशन में जाके डिसोशिएट नहीं करता, और ये होल कंपाउंड, लाइक एज एन होल कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसके अंदर ये ऐसा रहेगा ही नहीं, मतलब क्या, जैसे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जैसे ये के सी एल के अंदर के सी एल अलग हो जाएगा, MgCl2 अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, देन उसके बाद ये फर्दर आयन के अंदर डिवाइड हो जाएगा, Cl-K+, Mg+2, Cl-, OH-H+, ये उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, रादर देन कि एज एन एक होल की प्रॉपर्टी शो करना। वेयर एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप देख सकते हो कि ये CO NH3 6+3, ये एज एन होल की मतलब इधर क्या होगा कि CO+3 एक अलग बन जाएगा, एंड बाकी के जो लेगेंड्स है वो अलग हो जाएंगे। नाउ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन्होंने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या बताया, उनकी थ्योरी क्या कहती है। सो इफ यू टॉक अबाउट दैट, देखो, उन्होंने ये बताया, उन्होंने हमें ना दो वैलेंसी से इंट्रोड्यूस करवाया। पहली जो थी दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ये दो वैलेंसी से इंट्रोड्यूस करवाया। जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने बचपन में भी फाइंड आउट करना सीखा था कि यहाँ पे हमें अगर इसका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो हम इसको x ले लेंगे, Cn को हम उसका लेगेंड का वो देखेंगे चार्ज, Cn माइनस है तो यहाँ पे -6 आएगा, फिर +3 -3 के हिसाब से होता है, राइट। तो यहाँ पे K3 है तो यहाँ पे आगे -3 आएगा, -3 आएगा, सो देन इट विल बी लाइक x-6 इज इक्वल टू -3। सो जब हम इसे उस तरफ ले जाएंगे, सो हमारा जो Fe की वैलेंसी आएगी दैट विल बी +3। सो दिस इज हाउ दिस गेट्स सॉल्व। ठीक है, आगे इसके एग्जाम्पल भी हैं तो उससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर से भी हम इसे रेफर करते हैं। ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल होती है। इसके अंदर नेगेटिव, न्यूट्रल और चार्ज्ड आयंस से सेटिस्फाई कराते हैं, एंड इट टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हमें ज्योमेट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन्होंने हमें दो वैलेंसीज बताई, जिसके अंदर एक के अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चलता है, एक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है। दिस इज लाइक द जिस्ट। नाउ एग्जांपल्स के थ्रू एज आई टोल्ड यू अच्छे से समझ आएगा। सो लुक ओवर एट दिस एग्जांपल, देखो ये क्या है? कोबाल्ट, ठीक है, COCl3.4NH3, इसके अंदर मैंने एक्वस जब AgNO3 सोल्यूशन के अंदर इसे डाला, तो मेरे को 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। आई एम गेटिंग 1 मोल ऑफ AgCl। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक जो ये Cl होगा वो बाहर होगा। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, और ये जो ये वाला यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है ना, वो नीचे आ जाता है। जैसे
CONH3 होल 4, क्योंकि यहाँ पे 4 NH3 के कंपाउंड थे, एंड Cl2, और एक Cl मैंने बाहर कर दिया, क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, ये वाला Cl बाहर होगा तभी तो वो Ag से रिएक्ट करके AgCl बना पाएगा। सो दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग हाउ टू डू दिस, ठीक है। उसके बाद इसको जब मैंने एक्वस AgNO3 में डाला, क्योंकि यहाँ पे एक Cl था तो यहाँ पे इसने AgCl फॉर्म कर दिया, और ये मेरा कैटायन बन गया, ठीक है। CONH3 होल 4 Cl2, और होल पे पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से समझो, देखो जो मैंने ऊपर समझाया, ये जो NH3 होता है ना, दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इस पे चार्ज 0 होता है। तो X और जो Cl होता है, Cl पे चार्ज इज -1, तो -1 इंटू ऐसे Cl के दो कंपाउंड्स हैं, तो X -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू 2 इज -2, तो X -2, और यहाँ पे +1 था बाहर, तो इज इक्वल टू +1। इसको जब हम इक्वेट कर देंगे तो इसको उधर ले गए तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू +3 क्या होगा? हमारा प्राइमरी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। सो दिस वाज द लाइक जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर हमने बचपन में देखा था कि जो अननोन होते हैं उसे एक्स रेट कर लेते हैं, बाकी सबको इक्वेट कर देते हैं जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है नंबर उससे। सो दिस इज लाइक द सेम थिंग, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी, तो जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं ना, वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, 4 NH3 अटैच है, 2 Cl2 अटैच है, तो 4 + 2 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। तो ये ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर Ni NH3 होल 4 Cl2 एंड 2 Cl2 बाहर है, तो इसमें जब मैं AgNO3 डालूंगी और यहाँ पे 2 Cl2 हमें दिख रहे हैं, तो ये 2 मोल ऑफ AgCl देगा, तो देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgCl आ गए। एंड यहाँ पे ये दो इसे छोड़ के गए इन्होंने, मतलब 2 Cl डोनेट करें, तो यहाँ पे +2 का चार्ज आ गया, +2 का चार्ज आ गया। उसके बाद हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी सेम जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो X यहाँ पे NH3 अभी बताया कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज 0 होता है, Cl का माइनस होता है, -2 इज इक्वल टू +2, क्योंकि यहाँ पे +2 था, इसे उधर ले गए +4, तो प्राइमरी वैलेंसी +4 आ गई। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होंगे, लिगेंड्स क्या है जिसके साइड में ये मॉलिक्यूल टाइप अटैच होते हैं ना, उसी को लिगेंड्स कहते हैं। तो 4 ये 2 ये 4 + 2 6, सो सेकेंडरी वैलेंसी है 6 रिटन ओवर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाँ अब हम डिटेल में हर एक चीज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो हम यूज करें, जो वर्ड्स में यूज कर रहे हैं उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसके अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर भी इनक्लोज होगा, ठीक है। ये एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। ये जो NH3 होल 6 है, दिस इज द लेगेंड, एंड दिस इज द काउंटर आयन Cl3, जो बाहर होता है उसे काउंटर आयन कहते हैं, और जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है उसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर रखा है। सेंट्रल एटम कंबाइंड विद लेगेंड विच कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सेंट्रल मेटल एटम जिसके अंदर ये कंबाइन है लिगेंड्स के अंदर, जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब कैटायन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो एक कैटायन कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे बाहर नेगेटिव चार्ज है तो एक आयनिक कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहाँ पे बाहर चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे 0 है तो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। दैट्स हाउ वी जज इट कि कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायनिक है, एंड कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। नाउ इफ यू मूव फर्दर, अब लिगेंड्स की बात करते हैं। लिगेंड्स न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं अटैच टू सेंट्रल एटम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखो, मैंने जो आपको मैं बता रही थी कि न्यूट्रल लिगेंड इसका चार्ज 0 है, तो इसके अंदर हम 0 मतलब जो भी होगा उसका नंबर इंटू 0 कर देंगे, क्योंकि इसका चार्ज 0 है। तो ये मैं इस वाली इंफॉर्मेशन से बता रही थी। न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं? H2O, इसे इवन दो हम एक्वा बोलते हैं जब हम आयु पैक नेमिंग करेंगे, सो इट विल बी रेफर टू एज एक्वा, नॉट वाटर और समथिंग एल्स, एक्वा इसका नाम है। ऐसी NH3 एमाइन, ठीक है, कार्बोनिल NO, ठीक है। ये सारे हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स कौन से होते हैं? F-Cl-Br-, CN-, OH-, ऑक्सिलेट एंड O2-। सो दीज आर द नेगेटिव लिगेंड्स। नाउ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अब लिगेंड्स क्या होते हैं मैंने बता दिया, न्यूट्रल और नेगेटिव का एग्जांपल भी दे दिया, बट दे आर क्लासिफाइड इन वन मोर मैनर कि वो अटैच कैसे हो रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ लिगेंड के अंदर पहले बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड और यूनिडेंटेट लिगेंड। ये कौन से होते हैं? इनकी सिंगल अटैचिंग साइड होती है, मतलब ये एक ही तरफ से अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइन कर पाते हैं, जैसे कि H2O, NH3, F-, Cl-, Br-, I-, ये जितने भी हमने पढ़े, दीज आर ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होती है?
इनकी दो अटैचिंग साइड्स होती है, मतलब एक बार जब आप उस लिगेंड को अटैच करोगे तो वो दो जगह से अटैच होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, सब ज्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो, ये ऑक्जेलेट है, ठीक है। ऑक्जेलेट का मैंने कंपाउंड बनाया, कैसे बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। अब जहां पे ये नेगेटिव होगा वहां से एक मेटल हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो देखो दो जगह से अटैच हो रहा है। दिस इज द बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे अगर हम इथेन 1,2 डाई एमाइन की बात करें, इसके अंदर भी देखो H2N, यहाँ पे लोन पेयर आएगा, CH2 इसके अंदर लोन पेयर से वो डोने मतलब लोन पेयर वाली जगह से हमारा जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम है वो ज्वाइन करेगा, तो देखो यहाँ से भी दो जगह से ज्वाइन हो रहा है, तो ये भी बाइडेंटेट होगा। अब इफ यू टॉक अबाउट पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो ये हेक्साडेंटेट होता है, जो EDTA4- होता है, ये हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। और इसकी चार साइड्स होती है अटैकिंग, और इसका वैसे नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन, इसे अगर इसका नाम है तो ऐसे बोलते हैं। और जेई के अंदर एक क्वेश्चन भी था जिसके अंदर हमसे ये पूछा था कि EDTA के साथ अगर आप कोई सेंट्रल मेटल एटम ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी जो वो होगी सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, सो दैट विल बी 6, क्योंकि एक हेक्साडेंटेट वो है, लेगेंड है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे से बनता है, ठीक है। ये हेक्साडेंटेट होता है एंड इसकी चार अटैचिंग साइड होती है। आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे मतलब बनाने को तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट यू शुड रिमेम्बर कि उसकी मतलब एक तरह से आपको नॉलेज रहनी चाहिए कि कहाँ से ये अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से मेटल अटैच होगा। इसकी चार साइड्स हैं और ये हेक्साडेंटेड है। दीज आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, एस SCN- और NCS-। इसका मतलब क्या है, देखो एम्बीडेंटेड क्या होता है, हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर भी पढ़ा था कि कुछ हमारे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इफ यू रिमेम्बर, जिसके अंदर हमने AgCN, KCN, AgNO2, KNO2 इनसे रिएक्ट कराया था, और हमने देखा था कि जब आयोनिक बॉन्डिंग होती है और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट चेंज होता है, राइट। अभी भी हम सेम चीज ही कर रहे हैं। एम्बीडेंटेड मतलब, एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है, देखो बायोडेंटेड के अंदर दो अटैचिंग साइड्स थी और दोनों एक साथ एक मेटल पे अटैच हो रही थी सेम टाइम पे। बट इफ यू टॉक अबाउट एम्बीडेंटेड लिगेंड, इसके पास दो पोटेंशियली अटैकिंग या अटैचिंग साइड्स होती है जिससे वो मेटल को अटैच कर पाए, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सिर्फ एक ही तरफ से वो अपने आप को अटैच कर पाता है। जैसे इसके अंदर ये N- के थ्रू अटैच होगा, इसके अंदर S- के थ्रू अटैच होगा, इसके अंदर O के थ्रू अटैच होगा, इसके अंदर N के थ्रू अटैच होगा। सो दीज आर द स्टफ, ठीक है, कि मतलब एक बारी के अंदर वो एक ही जगह से अटैच हो रहा है इवन दो उसके पास पोटेंशियली दो तरीके हैं अपने आप को अटैच करने के। ना इफ यू टॉक अबाउट डेंटिसिटी एंड चिलेशन, ये क्या होता है, डेंटिसिटी होती है जितनी अटैचिंग साइड है उतनी उसकी डेंटिसिटी होती है। एंड चिलेशन क्या होता है, ये बेसिकली ना एक इफेक्ट होता है जब एक रिंग फॉर्म हो जाती है। देखो अब यहाँ पे अगर मैंने मेटल लगा दिया तो ये क्लोज्ड रिंग रिंग या फिर एक तरह से एक लूप बन गया, ये क्लोज लूप है। तो इसके अंदर ये चिलेटिंग इफेक्ट शो करता है, और इसे को हम चिलेटिंग रिंग मतलब ये एक तरह से एक नाम दे रखा है हमने इस इफेक्ट को, कि इसे चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। जब एक रिंग तरीके की फॉर्म हो जाए मेटल के अटैचमेंट के बाद एक क्लोज्ड लूप टाइप बन जाए। नाउ सिक्स्थ इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने लिगेंड्स अटैच हों उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इनटू मल्टीप्लाई बाय अटैकिंग साइड कितने, मतलब उसकी डेंसिटी से उसे मल्टीप्लाई करते हो तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, देखो अब जैसे ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमें, एग्जांपल है, ये ऑक्सिलेट मैंने यहाँ पे लिया है और ये 3 लिगेंड्स है, तो आप गलती कर सकते हो कि आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख दो, बट इसकी डेंसिटी 2 है क्योंकि इसके पास दो अटैचिंग साइड होती है, तो 3 × 2 विल बी 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। वैसे ही अगर हम EN की बात करें, EN इज लाइक द शॉर्ट फॉर्म फॉर इथेन 1,2 डायमाइन, इसके भी टू अटैकिंग साइड होती है, तो 2 × 3 विल बी 6, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हेन ऑल अटैचिंग एटम आर रिमूव्ड अलोंग इट्स चार्जेस। इट इज बेसिकली जो भी सिखाया, क्या देखो,
+3, इसका +3 रहेगा क्योंकि हमें पता है पोटेशियम पे +1 होता है, +3। ये Cn क्या है, Cn एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, इस पे -1 होता है। सो -1 इंटू 6 -6, और Fe का हमें फाइंड आउट करना है, तो Fe का वुड बी x। ठीक है, तो -6 +3, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x वुड बी +3। दिस इज लाइक सेम थिंग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने अभी अभी सीखा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट काउंटर आयन, जो ये बाहर प्रेजेंट होते हैं ना यहाँ पे, इसी को काउंटर आयन कहते हैं। प्रेजेंट ऑफ आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोन एज काउंटर आयन। आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। ना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जब इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और होल पे चार्ज होता है ना, उसको हम पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, जब लाइक मल्टीपल उसकी लिगेंड से अटैचमेंट होती है। जैसे देखो कोबाल्ट यहाँ पे 6NH3 से अटैच है, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, उस पे होल ब्रैकेट +3 का चार्ज था, तो ये पॉलीहेड्रॉन बन गया। सिमिलरली अगर हम PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 की बात करें, और इस पे भी होल पॉजिटिव का चार्ज है, तो इसका भी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इसे दो तरीके से बना सकते थे, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेम साइड पे है, इसके अंदर अगर मैं Cl इधर ले जाती, सो दैट वुड बी रेफर टू एज ट्रांसफॉर्म, राइट। तो सिस ट्रांसफॉर्म भी बन सकता था इसका, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि उसका बस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम ऐसे बना के बाहर चार्ज जो भी गिवन है वो लगा दे, तो वो एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बन जाता है। सो यू डोंट हैव टू गेट वो कि क्या पूछ लिया टाइप्स। सो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एक ही टाइप का लिगेंड हो, जैसे FeCN होल 6, कोई मतलब मिक्सचर नहीं है लिगेंड का। जैसे अगर हमने ऊपर देखा, जैसे यहीं पे देखा, देखो यहाँ पे NH3 होल ट्वाइस Cl2, यहाँ पे दो लिगेंड से मिलके बना है, तो ये हेट्रोलिप्टिक हो जाएगा। बट ऊपर वाला देखोगे कोबाल्ट NH3 होल 6, तो यहाँ पे NH3 टाइप का ही लिगेंड था, तो दैट विल बी होमोलिप्टिक। देखो हेट्रोलिप्टिक क्या है, जिसमें मिनिमम दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो, जैसे कि ये। नाउ वी विल कम टू द IUPAC नेमिंग। पहले हम पढ़ेंगे कि किसको क्या बोला जाता है, उसके बाद वी विल लुक एट सम एग्जांपल फॉर द IUPAC एंड देन वी विल मूव फर्दर. So F minus is known as fluorido, Cl minus is known as chlorido, I minus is known as iodido, Br minus is known as bromido, Cn minus is known as cyano, OH minus is known as hydroxo, CO3 2 minus is known as carbonato, NO3 minus is known as nitrato, C2O4 2 minus is known as oxalato, O2 minus is oxo, SO4 2 माइनस इज सल्फेटो, NO2 माइनस इज नाइट्रेटो N, क्योंकि देखो यहाँ पे N से अटैचमेंट है, तो इसे हम नाइट्रेटो N बोलेंगे। और ONO माइनस, यहाँ पे O से अटैचमेंट है, तो इसे हम नाइट्रेटो O बोलेंगे। मतलब वी हैव टू स्पेसिफाई द अटैकिंग साइड ऑल्सो। SCN माइनस इज थायोसाइनाइटो S, क्योंकि यहाँ पे S से अटैचिंग साइड है। एंड NCS माइनस इज थायोसाइनिटो N, क्योंकि यहाँ पे N से अटैचिंग है। Now if we talk about the neutral ligands, so H2O aqua, जो मैंने बताया था कि aqua से रेफर करते हैं, NH3 is amine. One more important thing, even though it's not necessary, but देखो इसके अंदर हमें पता है amine की स्पेलिंग is usually AMINE, but इसके अंदर डबल M लगता है, just a fun fact. Yeah, now CO is carbonyl and NO is nitrosyl. ठीक है, these all are the neutral ligands. Now we will look at the example. देखो अब ये CONH3 होल 4 Cl2 और बाहर एक Cl है, तो हमको क्या करना है, ये जो नीचे चार है ना, हमने पहले पढ़ा था कि बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट ये सब हम पढ़ चुके हैं, बट हमने हमने ये भी देखा है कि पहले हम डाई कहते हैं, फिर ट्राई कहते हैं, फिर टेट्रा कहते हैं। तो वो जो हमने बचपन में नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था ना कि डाई ट्राई टेट्रा डाई, तो वो सेम रहेगा। और जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है ना वही फॉलो होगा। देखो NH3 को अमाइन कहते हैं, ए पहले आता है, तो इसको इससे मत देखना कि टी से तो ये पीछे चला गया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, इसको नहीं देखना। सिर्फ जो उसका नाम है उसको देखना है, और साथ में जो उसका नंबर है, मतलब जितनी बार वो है, जितनी बार उसको यूज किया गया, उसके हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा लगाना है। सो देखो ये टेट्रा है, तो टेट्रा एमाइन डाई, क्योंकि यहाँ पे दो है, डाई क्लोरिडो, और ऊपर से कोबाल्ट। सबसे बाद में हम जो सेंट्रल मेटल होता है उसका नाम लिखते हैं। और उसके बाद ना हमको ना यहाँ पे उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ती है, वैलेंसी लाइक द प्राइमरी वैलेंसी, द ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो NH3 हमारा न्यूट्रल है, इसका 0 होगा। Cl2 हमारा नेगेटिव लिगेंड है, -1 का चार्ज होता है, तो -1। और यहाँ पे Cl है, तो ये तो डोनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 का चार्ज आएगा। तो X -2 -1, ठीक है, सॉरी,
ये Cl2 है, यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस का आएगा, क्योंकि हम इसे डोनेट करेंगे तो डोनेट करते हैं तो प्लस का चार्ज आता है। सो x-2 एंड +1, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 1 + 2 इज 3। सो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और ये रोमन न्यूमेरिकल टाइप में लिखते हैं। एंड यहाँ पे क्लोराइड था तो यहाँ पे मैंने क्लोराइड एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे 4 है तो टेट्रा, ये कार्बोनाइल यहाँ से लिया, और निकेल। और इसकी बाहर की जो मतलब देखो, क्योंकि जो हमारा कार्बोनाइल है दैट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे चार्ज 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। नाउ अनदर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा। पेंटा एमाइन फ्लोरिडो और कोबाल्ट। और उसके बाद पहले हम इसका वो निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो x-1 +2, उधर चले जाएंगे +3, तो यहाँ पे +3 आ गया। और यहाँ पे 2 क्लोरीन थे तो यहाँ पे मैंने लिखा डाइक्लोराइड, ठीक है। सिंगल क्लोरीन है तो क्लोराइड, एंड अगर यहाँ पे Cl2 है तो डाइक्लोराइड, यहाँ पे Cl3 होता तो ट्राइक्लोराइड लिख देते। दैट्स इट। मतलब इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। मतलब आपको क्या देंगे जेई के अंदर, आपको ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी उठा के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो आपको बस उसका नाम लिखना होगा। एंड नाम लिखना मैंने बता दिया। उसके बाद अगर कभी जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा, तो उसके केस में थोड़ा सा ना नेमिंग बदल जाती है। तो उसके केस में जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसका हम पुराना नाम यूज करते हैं और 8 से खत्म करते हैं। जैसे Fe का पुराना नाम है फेरस, सो हम फेरेट लिखेंगे। Pb को प्लम्बेट लिखेंगे, Co को कुपरेट लिखेंगे, Sn को स्टैनेट लिखेंगे, Au को ऑरेट लिखेंगे। सो दिस इज लाइक वन मोर थिंग विच यू शुड रिमेम्बर, कि कभी भी नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स होगा सो तब ये होगा, अगर नेगेटिव आयन नहीं होगा तो फिर हम जैसे सिंपली करते हैं वैसे ही करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग हम वी विल टॉक अबाउट आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है, जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करें तो पहला इज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसके अंदर जो काउंटर आयन होता है ना, वो एक पोटेंशियल लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है और अपनी जो जगह है वो बदल सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, कोबाल्ट NH3 होल 5 Br एंड SO4 2-, ठीक है। तो यहाँ पे SO4 हमें पता है कि SO4 2- इज ऑल्सो एन लिगेंड, तो ये अपने आप को ना इंटरचेंज कर लेगा, मतलब ये Br को बाहर फेंक देगा और NH और जो SO4 2- है इसको अंदर ले आएगा। सो देखो अगले केस के अंदर क्या हुआ, उसका जो हमने बनाया आइसोमरिज्म, तो CO NH3 होल 5 SO4 और Br- बाहर आ गया, तो ये इन्होंने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। सो दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। नाउ हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, इसके अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, इसके अंदर भी पोटेंशियली मतलब हम लेगेंड को और वाटर को चेंज करते हैं आपस में। यहाँ पे बस वाटर होता है तो इसलिए इसका नाम हाइड्रेट हो गया, मतलब इसके अंदर बस वाटर होना जरूरी है, बाकी जो प्रोसेस है दैट इज सेम, कि इंटरचेंज हो रहे हैं उनकी प्लेसेस का। देखो COH2O6 Cl3, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या हुआ, मैंने एक Cl2 कर दिया, एक में Cl अंदर ले गई और यहाँ से यहाँ पे 5 कर दिया, एक Cl बाहर ले गई। देखो COH2O होल 5 Cl Cl2H2O, इसमें लिगेंड एक्वा होगा और वो अपने आप को एक्सचेंज कर पाएगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे बस वाटर होता है और इसलिए से हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म कहते हैं। नाउ लिंकेज आइसोमरिज्म, एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं जिसमें लिंकेजिंग एटम चेंज हो जाए। देखो अब जैसे यहाँ पे CONH3 होल 5 NO2 होल ब्रैकेट +2 है, यहाँ पे N से अटैच हो रहा है, यहाँ पे O से होगा बस। और ये सिर्फ हमने दो एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़े हैं, तो ये सिर्फ दो तरीके के वो शो कर सकते हैं, एक थायोसाइनेटो और एक ये नाइट्रेटो वाला कंपाउंड, दैट्स इट। ये सिर्फ उसके अंदर होती है जिनके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। नाउ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, जिसमें दो आयंस कॉम्प्लेक्स आयन हो और आइसोमरिज्म में लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाए। जैसे देखो कोबाल्ट NH3 होल 6 और फिर यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे क्रोमियम CN होल 6। तो अगली बारी में क्या होगा, कोबाल्ट के साथ मैं CN ले आई और क्रोमियम के साथ में NH3 ले आई, अमाइन ले आई। सो इसके अंदर ना दो ब्रैकेट्स होते हैं, तो कहीं पे भी दो ब्रैकेट्स दिख जाए इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, कि उनको बस उनके जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके साथ जो भी लिगेंड है उनको इंटरचेंज कर दो टोटली। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट थे तो ये 6 के 6 CN में यहाँ ले गई, और ये जो
NH3 थी, जो एमाइन था वो मैं क्रोमियम के साथ ले आई। नाउ वी हैव टू स्टडी द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स की एक तरह से सीरीज है, ठीक है, और ये हमें आगे VBT में हेल्प करेगी। सो दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, देखो आपको ना इसमें कुछ कुछ याद रखना है। देखो जैसे CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मतलब ये पेयरिंग करा देगा D ब्लॉक वाले एलिमेंट की, ठीक है। CN- दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NO2- स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 इज ऑल्सो, मतलब देखो सबसे ज्यादा यूज होता है NH3, CN और CO, ठीक है। बाकी H2O, FCl ये सब कुछ वीक लिगेंड में आते हैं, ठीक है। दीज आर द वीक लिगेंड्स। Cl-, SCN-, Br-, I-, these are the weak ligands. So you have to learn this, ठीक है। और कभी कभी ना जेई के अंदर इसका ना वो पूछ लेते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का वो बताओ कंपैरिजन कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो उसमें भी ये हेल्प करेगा, तो इट्स बेटर यू शुड लर्न दिस। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो इसे करते कैसे हैं, सिंपली वो समझते हैं कि वही आता है। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर मैच द फॉलोइंग में आते हैं। आपको 4 या 5 कंपाउंड दे देंगे और साथ में उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखी होगी, और आपसे पूछा होगा कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसे मैच करो। तो क्या करना है, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, अब आपसे पूछे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ये Cl3 है, ये सब कुछ तो अपना डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे +3 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 Cl मैंने डोनेट करे, तो जब डोनेट करते तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो +3 का चार्ज आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कि मतलब इसकी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की कौन से वाले ऑक्सीडेशन में भी प्रेजेंट है। तो देखो अगर आपको याद हो तो NH3 इज न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो जितना भी चार्ज ये +3 का ये कोबाल्ट पे आएगा। कोबाल्ट पे आएगा तो कोबाल्ट +3 की स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे X की वैल्यू +3 आ गई, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट की अगर आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो दैट वाज आर्गन 3d7 4s2। नाउ +3, ठीक है, तो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो, तो 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, तो 7 - 6, तो आर्गन 3d6। नाउ अब क्या करना है, इसको ना आपको उसमें जैसे जो बचपन में हम DSP बनाते थे उसके अंदर आपको ये फिल करना है, ठीक है। तो हमें पता है होम्स रूल ने मतलब हमें बताया था कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर उसके बाद ऑपोजिट स्पिन की पेयरिंग शुरू होती है। तो पहले मैंने 5 एज इट इज भर दिया, जो छठवा था उसे यहाँ लगा दिया। अब क्या करना है, अब NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा ना, वो ना इन सबको ना पेयरिंग करा देगा आपस में, ठीक है, इन सब की ना पेयरिंग हो जाएगी। तो ये जो है ये उठ के यहाँ चला जाएगा, और ये वाला जो है ये उठ के यहाँ चला जाएगा। तो अगर पेयरिंग हो गई, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो ये 2 जगह खाली बच गई, ठीक है। ये 2 जगह खाली बच जाएगी, ये खाली होगा और ये खाली होगा। हमें 3 NH3 डालने हैं, तो 2 NH3 यहाँ आ जाएंगे अपना पेयर लेकर, एक यहाँ आ जाएगा, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा और छठवा। सो कैसे हो गया, इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। देखो अगर D2sp3 होता तो ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 हमने D, वी वर एबल टू एम्प्टी आउट दिस, क्योंकि हम वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर था तो उसने पेयरिंग करा दी, इसलिए हमारा ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये ऑक्टाहेड्रल वाला वो होता है, ठीक है। और ये इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये मतलब अंदर के ऑर्बिटल के अंदर ही पेयरिंग हो जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, ठीक है, अब प्रोसेस आपको समझ आ गया, ठीक है। और देखो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, एंड स्क्वायर प्लेनर भी होता है। देखो ये स्क्वायर प्लेनर का भी एग्जांपल है। सो दैट्स ऑल, लाइक इट्स डन बेसिकली। अब देखो ये कोबाल्ट Cl4 2-। सबसे पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहाँ पे माइनस का चार्ज रहता है, तो -4 और यहाँ पे -2 है। सो x -4 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे लगे तो x इक्वल +2। अब हमें क्या करना है, हमें कोबाल्ट की +2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सो इट विल बी 3d7, आर्गन 3d7, ठीक है। ये +2 की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। उसके बाद हमने इसका कॉम्प्लेक्स के अंदर इसे बनाया, ठीक है, बनाया। अब देखो Cl4, हमें पता है क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, तो पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे हैं अनपेयर्ड, उसको वो पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा। तो जो भी फिल होगा वो S और P3 के अंदर होगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल होगी। Now if you talk about NiCN4,
माइनस, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। हमें पता है कि जो Cn है उसका -4 मतलब उसका -1 होता है चार्ज। तो 4 × -1 -4 = -2, तो -4 इधर ले गए तो +2, तो Ni की ऑक्सीडेशन आ गई +2। Ni जो निकेल होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल होती है दैट इज आर्गन 3d8 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने S से निकाल दिया तो 3d8 बचा, ठीक है। तो मैंने इसे बना दिया, पहले सिंगल सिंगल फिल कर दिया, फिर उसे पेयरिंग कर दी, उसके बाद S और P बना दिया। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा ना, ये इन दोनों की आपस में पेयरिंग करा देगा। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर जाके पेयर हो जाएगा, और ये वाला जो है ये वेकेंट हो जाएगा। तो ये वेकेंट हो जाएगा तो इधर, इधर, और 2p के अंदर Cn अपने जो वो है इलेक्ट्रॉन्स है वो भर लेगा एंड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी DsP2, एंड इट विल बी लाइक इट विल शो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो ऐसे मतलब VBT के अंदर यही प्रोसेस रहेगा कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसकी वो एक्साइटेड स्टेट निकाल लो, +3 के अंदर +2 के अंदर है। उसके बाद DsP के अंदर इलेक्ट्रॉन रखो, उसके बाद देखो कि वो वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा दो, पेयरिंग कराने के बाद फिर जो जो बचा उसके अंदर फिल करा दो बाकी के लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन। और अगर वीक लिगेंड है तो उसे ऐसे ही रहने दो, और जो पूरा खाली है उसके अंदर उसे फिल करा दो। So, hope you understand the VBT. Now, we have to talk about limitations of VBT, ठीक है। पहले हम limitations देख लेते हैं। तो does not give quantitative interpretation of magnetic data। ये हमें quantitative interpretation नहीं देता है मैग्नेटिक डाटा की, जो मैग्नेटिक मतलब हम वो निकालते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की, उसकी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं मिलती है। हमें कलर एक्सप्लेन नहीं करता कि जो VBT ये नहीं बता पाता कि जो डी ब्लॉक मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर कब शो कर रहे हैं कब नहीं कर रहे, मतलब व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द शोइंग ऑफ कलर। डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। हमें काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड हो रही है वो उसके बारे में नहीं बताता। कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे पाता कि जो कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में इट्स नॉट मतलब वैसा कि मतलब 100% ट्रू नहीं होता, मतलब कुछ कुछ इसके अंदर ऐसे भी अगर आप VBT के थ्रू निकालोगे तो कुछ कुछ ऐसे चीजें भी होंगी जिसके अंदर होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट वो जो ज्योमेट्री शो करेगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल। So this is the thing. Okay. These were the limitations. Now we will study about the bonding in metal carbonyl syringing bonding. The carbon bond in metal carbonyl possess both sigma and pi character. उनके पास sigma और pi character दोनों होता है। Sigma bond तब form होता है by donation of lone pair and of electron on the carbonyl carbon into the vacant orbital of metal. Sigma bond का form होता है जब आप donate करते हो lone pair in the लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कार्बोनिल वाला कार्बन, ठीक है। उसके बाद पाई बॉन्ड कब होता है, पाई बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब डोनेशन होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम फिर डी ऑर्बिटल। अब इस देखो इसके अंदर वेकेंट कार्बोनिल से वेकेंट डी ऑर्बिटल में आ रहा है, और इसके अंदर डी ऑर्बिटल से मेटल कार्बोनिल में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब देखो जब कार्बोनिल कार्बन से वेकेंट में जाएगा तो सिग्मा होगा, जब डी ऑर्बिटल से कार्बोनिल में जाएगा तो पाई होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स सिनर्जिक इफेक्ट। एक सिनर्जिक इफेक्ट करता है जिसके अंदर से ना जो बॉन्डिंग होती है ना वो स्ट्रांग हो जाती है मेटल और कार्बोनिल के बीच में। अब देखो ये वाला, अब आपको डायग्राम समझ आएगा। ये कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये CO मैंने बनाया, दिस इज कार्बोनिल, ठीक है। CO इज नोन एज कार्बोनिल। तो जब हम मेटल से कार्बोनिल में भेज रहे हैं तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और जब कार्बोनिल से मेटल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर का तो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस ओनली, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि कब सिग्मा बन रहा है कब पाई बन रहा है, और ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब दिस वॉज द डायग्राम जिससे आपको इजिली समझ आए। नाउ वी मूव फर्दर, तो हम CFT के अंदर चलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसमें क्या है, देखो हमें पता है सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट है,
ये डी सब शेल होते हैं इसके पास, ठीक है। डी सब शेल के अंदर 5 वो ऐसे डिविजन्स होती हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, डी जेड एक्स, डी जेड वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये दो चीजें होती है ना, दीज आर अलोंग एक्सिस, जो ये जो फॉर्म करते हैं जगह, ये अलोंग द एक्सिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये ऐसे देखो, ये जो ये वाला है ना, ये वाला जो NH3 से बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन होगा, ये अलोंग द एक्सिस है एंड दिस इज बिटवीन द एक्सिस। जो ये जो तीन चीजें फॉर्म होती हैं, डी जेड एक्स, डी जेड वाई और डी वाई जेड, तो ये बिटवीन द एक्सिस फॉर्म होती है। अब अगर ये देखो, ये लेगेंड अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आऊंगी तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा दोनों के बीच में। सो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, लिगेंड इलेक्ट्रॉन एंड मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच के अंदर जो रिपल्शन होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल वुड बी गेट इफेक्टेड। सो ये जो है, जो स्टेबिलिटी होगी इन सबकी वो इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से इन्हें दो कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग हो गया, देखो ये 5 थे, अब ये 5 2 और 3 के बेसिस पे टूट जाएंगे। देखो जो हायर एनर्जी है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे चली जाएगी और डी जेड स्क्वायर पे चली जाएगी। जो लोअर लोअर एनर्जी है वो डी जेड वाई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड पे चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि बिलो और हेड ऑन कोलिजन का इसमें अंतर आएगा कि मतलब यहाँ पे देखो, ये बिटवीन द एक्सिस है और ये अलोंग द एक्सिस है। तो जो बिटवीन द एक्सिस है उनकी जो उन्हें कम रिपल्शन महसूस होगी देन दैट जो अलोंग द एक्सिस होंगे। तो इसलिए उनकी लोअर एनर्जी हो गई, हायर एनर्जी हो गई। अब देखो, ये 5 लाइंस थी, ये 5 हम पे ऑर्बिटल्स थे, अ, जो डिवाइड जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। अब इनको ना हमने दो हिस्सों में बांट दिया। जो लोअर एनर्जी है वो यहाँ पे नीचे चलेगी T2G के नाम से, और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है ये ऊपर चली गई EG के नाम से। अब क्या होगा, इसका जो होता है ना 3/5 के रेशियो में डिवाइड होता है, 3/5 और दिस इज 4/5। नाउ इफ यू मूव फर्दर तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसके अंदर जो ये गैप होता है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है, गैप होती है, ये ज्यादा बड़ी होती है देन पेयरिंग से। तो अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो पहले EG के अंदर चला जाएगा, फिलअप होने के लिए EG के अंदर चला जाएगा, रादर देन वो पहले मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर पहले पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं गलत बोल रही हूँ, पहले पेयरिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये जंप करने की एनर्जी है कि यहाँ से यहाँ चला जाए वो बहुत ज्यादा है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस तो इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो मतलब वो इजिली, क्योंकि यहाँ पे गैप कम है तो वो इजिली जंप कर जाएगा, ठीक है। अब ना मैंने ये टेबल बना दिया है, ठीक है, इट्स लाइक अ चीट कोड, क्योंकि आपसे बस D8 तक ही पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आपको बस डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर हमने क्या देखा कि पेयरिंग इजीली हो जाती है। तो अगर D1 होगा तो T2 1, EG 0। वीक लिगेंड के अंदर भी मतलब पहले तीन तो सेम ही रहेंगे, चौथे पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग इज मुश्किल, यहाँ पे पेयरिंग इज आसान, यहाँ पे पेयरिंग इज आसान, यहाँ पे पेयरिंग इज मुश्किल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या करा, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके अंदर 1 जब आए तो T2G1 EG 0, T2G1 EG 0। अब D2 के अंदर क्या हुआ, T2G2 EG 0, T2G2 EG 0, ठीक है। उसके बाद सीधा 4 पे आते हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग आसानी से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला गैप ज्यादा है। तो यहाँ पे T2G E4 हो गया, EG 0 हो गया, और यहाँ पे T2G3 EG 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गैप कम है। तो पेयरिंग बाद में होना चाहिए, पेयरिंग ज्यादा मुश्किल से होगी, तो यहाँ पे पेयरिंग होने में डिफिकल्टी रहेगी और वो इजीली ऊपर जाके जंप हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम D5 की बात करें तो T2G5 यहाँ पे जब तक 6 नहीं हो जाएगा EG में 0 ही रहेगा, बल्कि यहाँ पे T2G3 EG 2 ये ऊपर वाले में फिल होगा, सिंगल सिंगल पूरा फिल हो गया। अब जब सिंगल सिंगल पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो T2G4 EG 2 हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड के केस में, वेयरएज इसके अंदर T2G6 EG 0 हो जाएगा। उसके बाद अब नीचे वाला पूरा भर के, क्योंकि नीचे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते थे। अब उसके बाद ऊपर जाना शुरू होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, क्योंकि यहाँ पे ये वाला गैप ज्यादा था, यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे पहले ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और पेयरिंग बाद में होनी शुरू हुई। सो लाइक दिस इज द केस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल के अंदर अगर हम बात करें
तो इसमें क्या रहता है कि इसके अंदर ना, इसके अंदर भी जैसे हमने उसमें पढ़ा, 6 के अंदर डिवाइड, मतलब 2 केस के अंदर डिवाइड हो रहा है, 5 और 3 केस के अंदर, मतलब 3 और 2 केस के अंदर, इसके अंदर भी वैसे ही केस के अंदर भी वैसे डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये T2G EG के अंदर स्प्लिट हो गया। अब इसके अंदर ज्यादातर देखो, हमें पता है इसके अंदर सिर्फ 4 लिगेंड वाले केस आएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादातर क्या होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस के अंदर, जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक है, और जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसके अंदर इजिली पेयर अप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो अगर आप ऊपर भी देखो यहीं से समझ सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में T2G4 EG0 ये वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट वीक फील्ड लिगेंड, तो हमें पता है कि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग मुश्किल से होती है और स्प्लिटिंग कम डिस्टेंस पे होती है। स्प्लिटिंग कम डिस्टेंस पे होगी, पेयरिंग मुश्किल से होगी। तो स्प्लिटिंग अगर कम डिस्टेंस पे, तो T2G3 EG1 ये बनेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, लाइक दिस इज द सेम थिंग, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे पूरा टेबल नहीं बनाया है। बट हाँ, और एक और चीज, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इवन दो ये हमने पढ़ रखा है पहले ही डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में, बट वी विल स्टिल रीड इट। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर क्यों आता है, ये CFT ने एक्सप्लेन करा, क्योंकि उन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और DD ट्रांजिशन होते हैं, मतलब वो ऐसे एक्साइट करते हैं। देखो, रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन विद इन द d ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन। जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का कम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कलर आता है, क्योंकि उसके अंदर DD ट्रांजिशन के अंदर पहले वो एक्साइट हो जाता है और फिर वो, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे ऊपर नीचे करता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो उसके अंदर जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।